बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बेहतरी की सतह पर, करेंसी मार्केट में डॉलर सस्ता हो रहा है, MOU साइन हो रहे हैं, SIFC मुतहरिक है, बैरूनी सरमाकारी को लाने के लिए मुस्तकिल जद्दोजहद करी है SIFC की टीमें। CPEC में बेहतरी आना शुरू हो गई है। ओबरी हुकूमत मौचे शारियों को बेहतर करने के लिए हमतन गोश है। मुस्तकिल बुनियादों पर हम देख रहे हैं कि कुवैत से, दुबई से, चीन से, सऊदी अरब से, कतर से मुलाकातें हो रही हैं, IT एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बातें हो रही हैं। ये तमाम इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान क्यों हैं? सनतें बंद क्यों हो रही हैं? गैस और बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, महंगाई बेकाबू हुई हुई है। ये वो अवामिल हैं जिसकी वजह से लोकलाइजेशन डिस्टर्ब हो रही है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हमारी डिस्टर्ब हो रही है। और सोनों में सुहागा ये है कि ब्रेन ड्रेन जितनी तेज़ी से पाकिस्तान में हम देख रहे हैं, उसके बावजूद भी रेमिटेंसेज हम नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं। $33 बिलियन रेमिटेंसेज का टारगेट है, साल के अख्ताम तक हमें हासिल करना है, वो मुश्किल में पड़ गया है। $30 बिलियन हमारा एक्सपोर्ट का टारगेट है, वो मुश्किल में पड़ गया है। सनतकार परेशान है। पंजाब का सनतकार और सिंध और बलूचिस्तान का सनतकार डिवाइड हो गया है गैस के निर्ख के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की सनतकारों ने। सिंध बलूचिस्तान के जो सनतकार हैं, उन्होंने गवर्नर सिंह के साथ वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की थी गुज़िश्ता रोज़ कबल, और वज़ीर-ए-आज़म ने उनको यकीन दहानी कराई थी कि उनके मसाइल का मदावा किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी उनके मसाइल का मदावा नहीं किया गया। इस हवाले से सनतकारों ने वज़ीर-ए-आज़म को लेटर भी लिखा था और उसमें कहा है कि आप हमें एक वक्त मुलाकात का मौका दोबारा दें और हम आपसे मुलाकात करना चाह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनके मसाइल का मदावा नहीं हो पा रहा है। अब क्यों नहीं हो पा रहा? लोकलाइजेशन क्यों नहीं बढ़ी? इंडस्ट्रियलिस्ट को क्यों नुकसान हो रहा है? इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। और अगर मौशे शारी दुरुस्त सिम की जानिब रवा दवा है और कॉन्फिडेंस इंडेक्स बेहतर हो रहा है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट के मसाइल का भी मदावा होना चाहिए। अगर जब तक इंडस्ट्रियलिस्ट खुश नहीं होगा, ऑब्वियसली हमारी एक्सपोर्ट बेहतर नहीं होगी, अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो बढ़ता रहेगा, गुर्बत बढ़ती रहेगी, अमन-ओ-अमान की सूरत हाल ख़राब होती रहेगी। तो मौशे शारी अगर दुरुस्त सिमत जा रहे हैं, इकनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे बेहतर हो रहे हैं, तो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी बेहतर होना चाहिए, उसकी एक पॉलिसी आनी चाहिए। पॉलिसी लाने के लिए वफाकी वज़ीर बराए सनअत व तिजारत कोशिश तो कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से एक्सपोर्ट को बढ़ाएँ, लेकिन वो शायद ये भूल गए कि जो गैस और जो इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइसेस हैं, वो उस पर इंडस्ट्री को नहीं चला सकते। पाकिस्तान में इंडस्ट्री इतनी महंगी गैस और इतनी महंगी बिजली के निर्ख पर नहीं चल सकती। तारीख़ में से पहले हमने ना इतनी महंगी गैस देखी, ना इतनी महंगी बिजली देखी, और इस हवाले से सनतकारों के तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल बजा हैं। अगर सनतकार कह रहे हैं कि कोई ऐसी पॉलिसी लाई जाए, फ़ौरी तौर पर उबूरी हुकूमत कुछ ऐसा स्टेप उठाए जिससे कम से कम अपनी एक्सपोर्ट को तो बढ़ाएं। अल्टरनेट सोल्यूशंस हमारे पास मौजूद हैं, हम उस पर क्यों नहीं जा रहे? सिंथेटिक नेचुरल गैस जो LPG से मिक्स होकर बनती है, हम उस पर नहीं जा रहे। सोलर पैनल्स पर हम नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? उसकी भी एक पॉलिसी होनी चाहिए। हुकूमत आगे बढ़े और पाबंद करे इंडस्ट्रियलिस्ट को कि वो इस हवाले से स्टेप्स उठाएं ताकि एक्सपोर्ट को बचाया जा सके, बढ़ाया जा सके। आज का प्रोग्राम हम इसी पर करेंगे कि इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, लेकिन हमारी लोकलाइजेशन बढ़ी नहीं, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी नहीं, बल्कि तबाही के दाने पे हमारी सनतें पहुंच गई हैं। तो इस हवाले से हम तफसीली बात करेंगे, लेकिन या वक्त एक ब्रेक का आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, मौशी तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इकनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे बेहतर हो रहे हैं, हुकूमत का ये दावा है, तो हमारी इंडस्ट्रीज़ क्यों बंद हो रही हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी इस वक्त तबाही के दाने पे पहुंच गई है, और फिर लोकलाइजेशन को इम्प्रूव करने के हवाले से इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड समेत मुतल्लिका इदारों ने कोई पॉलिसी नहीं अपनाई। तो आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या हम सर्वाइव कर जाएंगे? बहुत शुक्रिया। मैं आपको आदाद शुमार हुकूमत और स्टेट बैंक के बता देता हूँ मुख्तसरन। जी। सबसे आम चीज़ तो होती है महंगाई। तो महंगाई का हदफ था हमारा 21% और इस वक्त है 29.2%, यानी 29.2। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि श्रीलंका के मुकाबले में ये 9 गुना है, जहाँ के 3.4 है, और भारत के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा है। तो इससे तो आवाम कुचले जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया। अब शरह नमू की आप बात करें तो हदफ था 3.5%, इस साल तवक्को है जो है 2%। अब देखिए इंडस्ट्रीज इसलिए बंद हो रही है कि आप ये देखें कि हमारा जो डिस्काउंट रेट है वो 22% है जी। भारत का जो है वो डिस्काउंट रेट जो है वो 6% के करीब है, और चाइना का उससे भी कम है। तो हम कम्पीट ही नहीं कर सकते। महंगाई भी ज़्यादा है, बिजली गैस पेट्रोल के नर्ख भी बढ़ा रहे हैं, डिस्काउंट रेट भी ज़्यादा है। तो सनतकार कर्जा लेने के बजाय कर्जे वापस कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत महंगी शरह सूद पर हैं।
फिर आप आ जाइए रेमिटेंसेस हमारी जो है अभी 5 महीने में तकरीबन $1 अरब गिर गई जी, और हमारा जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं $800 मिलियन गिर गए। बिल्कुल। रुपए की कदर हमारा अब भी 12 जुलाई से नीचे है, 276 था उस वक़्त, अब है 283। तो बेसिकली सनतें तो उस वक़्त तरक्की करेंगी जब हमारे मुल्क की सरमायाकार सरमाया लगाएँगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेहतर होगी। दोनों चीज़ें नहीं हो रही हैं। यानी बैंकों के कर्ज़े जब आप वापस करेंगे, इसका मतलब ये है कि वो सरमायाकारी नहीं कर रहे हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है तो हमारी एक्सपोर्ट कम्पीट नहीं कर सकती। तो अभी आपने देखा कि रुपए की कदर बहुत गिरी है, लेकिन उसके बावजूद हमारी बरामदात नहीं बढ़ी हैं। हमारी सिर्फ इंपोर्ट्स जो है वो कम हुई है $5 अरब और तरक्याती अखराजात में भी हमने कटौती की है, तो शरह नमू सुस्त हो गई। तो इसका मतलब गर्दिशी कर्जे अभी भी 2600 अरब रुपए के हैं, हालांकि बिजली गैस के नर्ख बढ़े हैं। इसका मतलब बिल्कुल वाजह है कि एक तरफ तो इस्तेमाली ताकतें हमारे गिर्द घेरा तंग कर रही हैं, उसका सबूत मैं आपको बता दूं। जी, 15 नवंबर को IMF के साथ मामला तय हो गए। 7 दिसंबर को उसूलन वो मामला बोर्ड में जाना चाहिए था ताकि 8 या 9 को पैसा मिल जाता। बिल्कुल, 7 दिसंबर को नहीं हुआ, उसके बाद 3 मीटिंग्स और हुई, उसमें नहीं हो रहा। अब उन्होंने 11 जनवरी रखा है। वो बिल्कुल। चाहते हैं कि हमें कमज़ोर कर दें ताकि हम 2024 में बड़ी रकम का कर्जा लें, जिसकी वजह से जो है वो माहौल ख़राब हो रहा है। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल वाज़ेह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक ताकतवर मज़बूत मुल्क है। अगर हम स्ट्रक्चरल इस्लाहात अब नहीं करते, टैक्सों में और तवानाई में और अपने शाहराए अखराजात कम नहीं करते, तो खुदा न खास्ता जो हमारी परेशानियाँ वो बरकरार रहेंगी। और अगर आज ये फैसला कर लेते हैं कि इंतखाबात से पहले जो हमने इस्लाहात ज़रूरी हैं, जो तमाम पार्टियाँ मानती हैं मगर करती नहीं हैं, अगर हम उनकी इस्लाहात को कानूनी शक्ल दे दें और उसमें बड़ा अहम किरदार होगा हमारी जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट जो है फैसिलिटेशन कमेटी है, जी, जिसमें फ़ौज की नुमाइंदगी है, अगर वो मिलकर कानून साज़ी कर लें और इलेक्शन कमीशन ये कहे कि जनाब जो भी इलेक्शन लड़ेगा पार्टी के बिहाफ़ पर उसको ये हलफ़नामा देना पड़ेगा कि मेरी पार्टी ने ये वायदा किया है और मैं ये इस्लाहात करूँगा। अगर हम नहीं करते तो हमारे इक़्तिदार का जो है वो हक़ ख़त्म हो जाएगा, मेरी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी। अगर ये आप कर लें तो पाकिस्तान की तेज़ रफ़्तार तरक्की कोई रोक नहीं सकता और अगर खुदा न ख़ास्ता ये नहीं करते तो इलेक्शन के बाद जो है जो नफ़रत की बुनियाद पर होंगे, हमारी मुसीबतें बरकरार रहेंगी और 2024 में जो IMF के पास जाएँगे, वो एक नई जो है वो शराइत हमारे ऊपर आयद करेगा, जिसका असर पड़ेगा हमारी मईशत के ऊपर। अलबत्ता जो महँगाई इस वक़्त है, ये जी। हाईएस्ट जा चुकी है, अब भी ये थोड़ी कम होगी, मगर खुद के मुल्कों से 5-6 गुना ज़्यादा रहेगी, ये हमें समझना होगा। डॉक्टर साहब, दावा किया है वफाकी वज़ीर सनअत व तिजारत ने कि वो एक्सपोर्ट $100 बिलियन तक ले जाएँगे। इन हालात में कैसे मुमकिन हो पाएगा ये? देखिए, ये तो सियासी बयान है, आपकी बात अहम है। अगर मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूँ कि 2014 में 9 साल पहले हमारी बरामदात थी $25 अरब, जी, पिछले साल थी $27 अरब, तो $2 अरब का इज़ाफ़ा हुआ 9 बरसों में, जबकि रुपए की कदर ₹101 से ₹286 पर आ गई, 3 गुना। तो अगर जी, उसका इतना 2 अरब का इज़ाफ़ा होता है, सिर्फ़ 9 बरसों में, जबकि दूसरे मुल्कों ने दुगनी कर दी। तो हमारी वो जो बात उनको कहनी चाहिए थी कि हमारी पोटेंशियलिटी 100 अरब से ज़्यादा है, हमारी सलाहियत ज़्यादा है, बिल्कुल। लेकिन जो हमारी पॉलिसियाँ हैं, उसमें ये सोचना भी मेरे ख़्याल से गलत होगा। मनफ़ी आवाम के ऊपर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है कि यार ये क्या दावे कर रहे हैं। पिछली हुकूमतों ने PMLN तो $125 अरब डॉलर की बात करती थी। तो ये सियासी बातें हैं, लेकिन इससे मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे मुल्क में सलाहियत नहीं है, मेरे मुल्कों के लोगों में सलाहियत नहीं है या हमारे पास जो है वो ऐसे अल्लाह ताला ने चीज़ें नहीं दी हैं, जी, हमारी मिनरल्स हमारे पास है, सब कुछ है, लेकिन हमारी पॉलिसियाँ गलत हैं। इस वही परेशानी की बात है और उसमें आवाम को जो है वो कुचला जा रहा है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि जी, हमारे 9 करोड़ लोग ऐसे हैं इस वक़्त जिनको टैक्स नहीं देना चाहिए और आप उनसे जो है मोबाइल पे टैक्स ले लेते हैं। मासियाँ हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, मज़दूर हैं। तो ये इस्तेहसाली पॉलिसियाँ छोड़ें और पाकिस्तान के अवाम के मफाद में मुल्क की मईशत के हिसाब से पॉलिसियाँ अगर नहीं बनती, तो मीडिया का बड़ा अहम किरदार है कि अवाम को एजुकेट करें, इसलिए कि पार्लियामेंट सियासतदान तो नहीं करेंगे। तो जी, अगर हमें मईशत वाक़ई बेहतर बनाना है तो 2 काम करने होंगे। एक तो मैंने आपको बता दिया कि जो हमारी सलामती का कौंसिल है, फैसिलिटेशन की, उसको कानून साज़ी कर लें और आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि जो आपके पास ताकत है, अवाम को बताएँ कि भई देखिए दूसरे मुल्क जो है खित्ते के तरक्की कर रहे हैं। हमारे जनूबी एशिया की औसत मईशत की 5% शरह-ए-नमू है, मेरे मुल्क की 2% है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी पॉलिसियाँ गलत हैं, अशराफिया की मईशत है और ये अगर हम आवाम को बताने में कामयाब नहीं रहते तो फिर मैं समझता हूँ अपनी ज़िम्मेदारी हम पूरी नहीं कर रहे। इसलिए कि हमारे मसले ये हैं कि 25 मिलियन बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा रहे हैं, हालाँकि हमारा आइन कहता है
कि उनको 5 से 16 साल के बच्चों को जाना चाहिए। जी। क्या हमें पता है कि दुनिया में स्कूल न जाने वाले बच्चों की तादाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, जबकि मेरे मज़हब ने तो हमें सिखाया रब्बि ज़िदनी इल्मा। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ ताकतवर अशराफिया के मफाद में फैसले कर रहे हैं, आवाम के तालीम, सेहत, इलाज मुआवजा, साफ पानी की फराहमी, ये चीज़ें नहीं हो रही। तो अगली नस्ल जो हमारी पैदा हो रही है, जो हम कहते हैं कि यंग हमारे मसले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, सही है, लेकिन आपने ना उनको तालीम दी, ना सेहत दी, ना हुनर दिया, तो फिर वो असर तो नहीं होंगे। तो ये इतनी सोच अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे मुल्क की, तो जंगी बुनियादों पर हुकूमत को कौन से इकदाम करने होंगे, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? नंबर एक तो यही बताया कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं जो 10 लाख से ज्यादा है, 10 जी। लाख से कम जिसकी सालाना, उसको छोड़ दें। जीएसटी जिससे महंगाई बढ़ती है वो है 18%, उसको आप 7.5% पर लेके आए। पेट्रोलियम लेवी जिसके से पेट्रोल और बिजली भी बढ़ता है, भत्ता वो 60 रुपए है, उसको आप सिफर कर दीजिए, क्योंकि आप ताकतवर तबकों से टैक्स ले रहे हैं। आईएमएफ के तो होते सब हुए ये सब कैसे मुमकिन हो पाएगा डॉक्टर साहब? जी, इसीलिए तो मैंने आपसे अर्ज किया कि हुकूमत नहीं करेगी। तो हमारी जो देखिए, जो आर्मी चीफ मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, कभी अमेरिका जाते हैं, कभी स्टॉक एक्सचेंज जाते हैं, जी। और उन्होंने ये शुरू कराया ना क्रैकडाउन जो आज हुआ है। बिल्कुल। तो हम उनको भी बताना चाहते हैं कि आपकी कोशिशें कामयाब नहीं होंगी अगर आप जो हमारी सलामती की कमेटी है और हमारी जो फैसिलिटेशन काउंसिल है, उसमें वो ये कहें कि भाई इंतखाब से क्या मकसद है, जब तक आप ये नहीं यकीनी बनाते कि जो आप आवाम से वायदे करते हैं उसको पूरा नहीं करते, और मईशत उसके बाद भी मुश्किलात में रहती है, तो फिर मुझे इलेक्शन के मायने खत्म हो गए ना। बिल्कुल। जमहूरियत बहुत जरूरी है, मगर इस्लाहात उसके साथ जरूरी है। तो ये उनका भी रोल है और आपका भी रोल है कि आवाम को एजुकेट करें। अगर ये नहीं करते तो मैं आपकी बात मानता हूँ कि कोई नहीं करेगा, और अगर ये नहीं करते तो खुदकशी करते हैं, फिर ये फैसला कर लें कि जो 80 से अब तक हम कर रहे हैं, हमारी 1980 से अब तक मेरा औसत ग्रोथ रेट भारत से भी कम है, श्रीलंका से भी कम है, और बांग्लादेश से भी कम है। अगर ये सूरत रखना चाहते हैं तो करिए, और अगर इसको बदलना चाहते हैं, कौम की हालत बदलना चाहते हैं, तो ये 2 शर्त मैंने आपको बता दी कि ये तालीम का बजट 3 गुना करना होगा, सेहत का बजट 3 गुना करना होगा, तरक्याती अखराजात कम करने होंगे, शाना अखराजात कम करने होंगे, काबीना का साइज कम करना होगा। ये सारे, और NFC अवार्ड जो है ये धोखा है, इसको बदलना पड़ेगा। ये बिल्कुल ना, इससे मईशत तबाह हुई है। 18वीं तरमीम को कायम रखें ताकि सूबे को इख्तियारात मिले, सूबे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा, और लोकल बॉडीज को ये मजबूत करें। जागीरदाराना निज़ाम के हवाले से आप क्या कहेंगे, जिससे हमारी मईशत को खोखला करके रख चुका है? कौन सा निजाम? जागीरदाराना निज़ाम, वडेराना निज़ाम, जो इस वक्त हम देखते हैं कि जी, पार्लियामेंट में भी मौजूद है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसको अगर आप ज्यादा कह दें तो अशराफिया की मीशत बन गई है। इसमें माफिया भी आ गए हैं, इसमें स्टॉक एक्सचेंज माफिया भी आ गया, इसमें प्रॉपर्टी माफिया भी आ गया, शुगर माफिया भी आ गया। ये माफियाज हैं, और इनकी मदद कर रहा है एक बैरूनी अशराफिया जिसमें IMF और अमेरिका शामिल है। इनका एक गठजोड़ है। हम तो खाली जागीरदार नहीं है, अशराफिया है जिसको मैं माफिया कह रहा हूँ। जी। इनका गठजोड़ आप तोड़ें, क्योंकि पाकिस्तान के किसान, पाकिस्तान के मजदूर, ये मेहनती है, काम कर रहे हैं सारे लोग, हमारे पढ़े लिखे लोग भी, इंजीनियर भी अच्छे हैं, सब बिल्कुल। कुछ है। पोटेंशियल लेकिन बहुत है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। इस अशराफिया के गठजोड़ को नीस्तो नाबूद करना होगा, तो पाकिस्तान की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता, वरना खुदकशी है। अच्छा, ये जो G2G MOUs हुए हैं गल्फ कंट्रीज से, आप समझते हैं कि इसका फौरी तौर पे इम्पैक्ट हमारी मईशत पर आ जाएगा? इसका नहीं आएगा। अलबत्ता जो अच्छी चीज़ हुई है वो 100 अरब डॉलर, अपना जो है 100 मिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी की है अरामको ने, जो दुनिया की सब वन ऑफ द बेस्ट ऑयल कंपनी है। बिल्कुल। लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है ना, एक तो उसके आने का इम्कान नहीं है, दूसरे कि वो परेशान कुन होगी। जैसे रिकोटिक में जो आएगी वो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ है। IMF को भी उस पर एतराज़ है, और मेरे ख्याल से हमारे आर्मी चीफ जो गए अमेरिका को भी उस पर एतराज़ है, IMF को भी है और हमें भी है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो देखे ना, PTCL में आया तो बेकार, हमें फायदा नहीं हुआ। वही बिल्कुल। वही चीजें चल वो रही तो हैं। बाहरों बाहर वो से पैसा चला जाएगा। जी। एग्जैक्टली, तो वो हमारे मफाद में नहीं है, और शायद आएगा भी नहीं। वो एक सेंटिमेंट्स क्रिएट हुए हैं, जी। वो उसके आने का इम्कान कम है। लेकिन अगर कुछ पोर्शन आता है, वो उसको मैं कहूँगा परेशान कुन सरमायाकारी, उससे हमें फायदा नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या हम अपना साल के अख्ताम पे रेमिटेंस का टारगेट अचीव कर लेंगे, एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव कर लेंगे, या इसमें भी आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिस तरीके के हालात हैं? जी बिल्कुल, हमारे जो बेशतर अहदाफ हासिल नहीं होंगे, उसकी वजह यह है कि हम इंपोर्ट्स तो कम कर रहे हैं, मगर हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही है। रेमिटेंसेज मैंने आपको बताया कि हमारी 1 अरब डॉलर 5 महीने में गिरी हैं। जी। बजट खसारा हमारा बेतहाशा बढ़ा है, जबकि तालीम और सेहत और तरक्याती अखराजात में हमने 9,000 अरब रुपए कम मुख्तस किए हैं। तो जी। वो हदफ से ज़्यादा रहेगा। मगर जो परेशान कुन बात है वो ये है कि जो हमारा FBR का टारगेट है, उसमें से आप सूबों को NFC अवार्ड दे दें,
तो जो रकम हुकूमत के पास बचती है, सूद उससे 2000 अरब रुपए ज्यादा है। इसका मतलब सूद देने के लिए और बाकी मुल्क चलाने के लिए आप कर्जा लेंगे। ये बिल्कुल। है टाइम जिसके हम तो ऊपर हम शुरुआत ही बैठे हैं। माइनस से करते हैं अपने बजट की। बदकिस्मती से सूबों को कहा गया था कि आप 640 अरब रुपया फाजिल देंगे, वो नहीं दे रहे, तो वो भी एक 600 अरब का हमें झटका लगने वाला है। तो ये सारी चीजें परेशानी की हैं। अभी वक्त है कि इस पर गौर किया जाए और जी इस्लाह की जाए इलेक्शन से पहले, वरना बड़ी मुश्किलात पड़ेंगी। अगर इलेक्शन हो गए और ये कानून साजी नहीं हुई तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात होंगी 2024 में और उसके बाद खुदा ना खास्ता। और दुश्मन हमारे गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं, जो इस्लाम को दुश्मन कुव्वतें हैं, जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं, क्योंकि हम जौहरी ताकत बन गए, हमारी फौज मजबूत है, तो जी हम दुश्मन की नजर में खटक रहे हैं। और वो आपने देखा पाकिस्तान में दहशत गर्दी की वारदातें बाहर से हो रही हैं, जी तो वो हमारे लिए बड़ी खौफ। हमारे सिपाही, हमारी फौज, हमारी पुलिस, हमारे अवाम वो शहीद हो रहे हैं, रोजाना हम लाशें उठा रहे हैं। तो उसका सरमायाकारी पे भी मनफी असर है, कौम के मोराल पे भी पड़ रहा है। हालांकि हमारे हमारे दहशत हमारे लोग नहीं हैं, बेशतर बाहर से आ रहे हैं, बिल्कुल अफगानिस्तान से आ रहे हैं, तो बिल्कुल हमें ऐसा ही उस है। तरफ करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमें इस्लाहत करनी होगी, हमें रिफॉर्म्स करने होंगे, हमने पॉलिसीज़ बनानी होगी। अगर एफडीआई की शरह को बहाल करना है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो एमओयूज़ हुए हैं उनका इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट हमने हासिल करना है, हमने लोकलाइजेशन को बढ़ाना है, हमने अपनी एक्सपोर्ट टारगेट अचीव करने हैं, रेमिटेंस के टारगेट अचीव करने हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर को तक पर पहुँचानी है, तो हमें इस्लाहत करनी होगी और फौरी तौर पर करनी होगी और पॉलिसी बनानी होगी। IMF से छुटकारा हासिल करने के लिए अगर हम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ बनाते हैं, खुद लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो यकीनन हम अपने इकनॉमिक इंडिकेटर्स को मुस्तकिल बुनियादों पर बेहतर कर सकेंगे। अदरवाइज़ बगैर इस्लाहात के हमारा मुस्तकबिल अल्लाह ना करे तारीख है। बहुत खूबसूरत अंदाज में तमाम पॉइंट्स को डिस्कस किया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से मैं सेकंड सेगमेंट में भी आपसे बात करूंगा कि इंडस्ट्रियलिस्ट सेक्टर क्यों ज़बो हाली की जानिब गामजन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या क्या परेशानियां हैं। गैस और इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की थी, बिज़नेस कम्युनिटी ने क्या इम्पैक्ट क्रिएट हुआ और क्यों अभी तक परेशान है और दोबारा ख़त लिखने की वजह क्यों पेश आ गई वज़ीर-ए-आज़म को, क्या इनके मसाइल का मदावा अभी तक नहीं हो सका, आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। इन तमाम पॉइंट्स पर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं जावेद बलवानी, सरपरस्त आला हैं पाकिस्तान हौजी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो दूर नहीं हो रहे, क्या मसाइल हैं जो ख़त्म नहीं हो रहे? दोबारा आप लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म को लेटर लिखा है और मुलाकात का वक्त मांगा है, क्या वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम ने वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के बावजूद आपके मसाइल का मदावा नहीं किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये सिंध बलूचिस्तान की इंडस्ट्री का मामला है जी और सिंध बलूचिस्तान इंडस्ट्रियल फोरम की तरफ से हमने लेटर भेजा है जी और प्राइम मिनिस्टर की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने हमारे साथ मीटिंग की और गवर्नर सिंध की भी बड़ी मेहरबानी कि वो हमें लेके गए वहाँ। और नहीं, गवर्नर मेहरबानी सिंध क्या, की उनका मौजूदगी काम में है, ये मेहरबानी तो नहीं कहे ना आप, ये तो नहीं, काम है। मगर भाई यार तो देखो ना, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, उनके मसाइल का मदावा देखे करना, ये तो काम है। मेरी बात सुने, वो एनर्जी मिनिस्टर का भी काम है ना। जी तो एनर्जी मिनिस्टर ने तो बात नहीं मानी, जब नहीं मानी और नहीं किया उसको, तो इसका क्या मतलब है? मतलब देखिए, मैं वज़ीर-ए-आज़म के आपको अहकामात के बावजूद एक बात बताऊं, मिनिस्टर बात नहीं मान रहे, हवा में उड़ा दिया अहकामात। प्राइम मिनिस्टर ने जब उनको कहा कि इसको देखो, इस मसले को हल करो, आप मुझे ये बताएं जी कि जनवरी से लेके अभी तक हमारा अगर डॉलर टर्म में अगर देखें तो 226 से डॉलर 284 285 का हुआ है, जी 26% का फर्क है। और अगर आप उसको देखें अपना गैस को, तो 156% 2100 रुपए से हो रही है। अभी जी मजीद ये कह रहे हैं कि 50% जो है वो RLNG भी ऐड करेंगे। उन्होंने ये फार्मूला किया है 50-50 के लिए कि जो है उसके अंदर अपना कैप्टिव पावर के अंदर 40% और इंडस्ट्रियल के अंदर 20%। मजीद अब आप 20% और मुझे 40% का इजाफा होगा। कि आपका डॉलर जो है वो जनवरी से लेके अभी तक 26% आपका एप्रिशिएट हुआ है और आपकी गैस की प्राइस
2100 से अगर गिनते हैं तो 156%, ये मजीद और उसमें बढ़ाएंगे आरएलएनजी तो ये कहाँ जाएगा। फिर आप बिजली को देखें, अगर बिजली को देखें तो हमारा 20 रुपए का यूनिट था, आज 43 रुपए का यूनिट है, और अभी मजीद कह रहे हैं कि 1-2 रुपए और लगेंगे, तो 115-20% बिजली महंगी हो गई। फिर आप मिनिमम वेज में जाएं, वो 28% बढ़ गई। फिर आप पानी में जाएं तो कराची का पानी 442 रुपीज पर 1000 गैलन, जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मेजोरिटी जगह पे सबसॉइल वाटर निकलता है, और जहां पे है अगर कोई रेट पानी का तो वो 100 रुपए 50 रुपए 1000 गैलन। तो ये किस तरह, और आपका 54% एक्सपोर्ट कराची से होता है। आप मुझे बताएं किस तरह इंडस्ट्री चलेगी सिंध की, बलूचिस्तान की और कराची की। ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इससे बड़ा एक मसला तो ये आ गया है कि बड़ी अचंभे की बात है कि वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत दी, आप लोगों को मुलाकात करके यकीन दहानी कराई और मिनिस्टर पेट्रोलियम को हिदायत दी, मोहम्मद अली साहब को, लेकिन उन्होंने उस हिदायत पर अमल नहीं किया। तो ये तो सबसे बड़ा एक इशू खड़ा हो गया है कि क्या इनकी काबीना में एतमाद की कमी है, या वज़ीर-ए-आज़म ने ग्रीन सिग्नल देने के बावजूद अगर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे मिनिस्टर साहब, तो ये सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया है। इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? इसीलिए तो हमने लेटर लिखा है ना वजीर आजम को बताने के लिए। देखिए, ये आपने इंस्ट्रक्शन दी थी और आपने इनको कहा था कि ये, जब हमने आपसे कहा था कि भाई बिल की डेट हमारी 18 तारीख है, हम बिल की पेमेंट करें ना करें या आप डेट बढ़ा दें, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अभी मिनिस्टर से कहता हूं आपके साथ बैठे और उसका फैसला करके मुझे बताएं। तो पावर डिवीजन की तरफ से क्या जवाब क्या आया, कुछ इंडिकेशंस क्या आई? आप लोगों ने राब्ता तो किया होगा ना? हमारे साथ 1 घंटा मीटिंग की, आधा 1 घंटा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई वो ईसीसी की मीटिंग चल रही है, हम उधर जा रहे हैं और आपको फिर बताते हैं कि क्या करते हैं। अभी और हमारी बातें सुन ली, तो हमने सब बताया कि यार आप मुझे ये बताएं कि फर्टिलाइजर को ये क्रॉस सब्सिडी दे रहे हैं, और फर्टिलाइजर आपको मालूम है सुपर टैक्स भरता है। सुपर टैक्स कौन भरता है? आप भरते हैं सुपर टैक्स? मैं तो टैक्स से जुमरे में नहीं आता हूं, जो इतनी तनख्वाह नहीं है, जिसका प्रॉफिट ज्यादा हुआ। जी बिल्कुल। तो फर्टिलाइजर कंपनियां सारी सुपर टैक्स भरती है। सुपर टैक्स भरने वालों को ये क्रॉस सब्सिडी दे रहे हैं, और फिर आप मुझे बताएं कि आप 2-2 हजार 4-4 हजार गज के मकान वालों को आप क्रॉस सब्सिडी दे रहे हैं। ये कौन सी दुनिया में क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हालांकि आईएमएफ ने कहा है कि अगर आपने बजट में प्रोविजन नहीं रखा सब्सिडी का जी, तो आप जो है सब्सिडी नहीं दे सकते। अब इन्होंने क्या, अच्छा ये बताएं कि पंजाब का सनतकार टैरिफ के मामले पे क्यों डिवाइड हुआ हुआ है सिंध और बलूचिस्तान के सनतकार से? वजह क्या है, दोनों में फर्क क्या है टैरिफ का? देखिए, पंजाब के जो सनतकार हैं ना, पंजाब के अंदर अगर आप उनकी अभी डेटा ले लें तो पंजाब के अंदर जो है वो खुश हैं। खुश यूं हैं कि उनकी वापडा की जो है बिजली कम इस्तेमाल होनी शुरू हो गई जब से ये किया है, और वो कैप्टिव पावर वाले जितने हैं उन्होंने कैप्टिव पावर चलाना शुरू कर दिया। आप मुझे बताएं, उनके पास गैस ही नहीं है और उनको 50-50 में दे रहे हैं, और हमारे पास आर्टिकल 158 की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कि आर्टिकल 158 में लिखा है कि जिधर से जो चीज निकलेगी पहले वहां के लोगों की जरूरत पूरी करेगी, उसके बाद बच जाएगा तो वो उधर देंगे। अब आर्टिकल 158 के हिसाब से अगर आप देखें, और वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कोई 18th अमेंडमेंट नहीं है, वो 70s का जो कॉन्स्टिट्यूट है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो है। उसमें जब ये चीज लिखी हुई है, और सिंध के अंदर जो गैस का इस्तेमाल है, वो गैस जो है वो जितनी सिंध की जरूरत है 950 MMCF, और गैस यहाँ जितनी निकलती है आप पूरी नहीं देते, 950 भी नहीं मिलती, 750 मिलती है, और उसके बाद आप बोलते हैं आप आरएलएनजी डालें। तो बलूचिस्तान को भी तो गैस प्रोवाइड की जाती है ना? का क्या मकसद है? बलूचिस्तान में भी तो गैस जाती है ना यहाँ से? बलूचिस्तान की गैस भी ज्यादा है। आप मुझे बताएं, ये पूरे जोन की जो एसएसजीसी का जो जुरिडिक्शन है, इसमें सिंध और बलूचिस्तान है, इन दोनों की मिला के गैस जो है 70% गैस है मुल्क की, 75%। देखें जावेद साहब, हुकूमत की मजबूरी है कि वो रिलीफ तो नहीं दे सकती। इस वक्त हम लोग आईएमएफ के प्लान में हमारे पास गैस के जखायर की भी हमारे पास कमी है। रिलीफ मांग रहे हैं ना, हम
देखो ना हम रिलीफ मांग रहे हैं, ना कोई और चीज मांग रहे हैं, ना सब्सिडी मांग रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि भाई जो आपकी कॉस्ट ओगरा ने डिटरमिन की है, जिसके अंदर 20-21% प्रॉफिट शामिल है, वो हम देने को तैयार है। तो वजीर और आजम क्या ने यकीन देंगे? दहानी अब करा वो दी थी कहते आपको इस हैं हवाले से, वजीर आजम से जब मुलाकात हुई थी तो? नहीं, वो हमने प्राइम मिनिस्टर को ही बताया। हम ये कहते हैं कि भाई जब हम 20-21% प्रॉफिट जो है वो दे रहे हैं, अब वो कहते हैं कि आप क्रॉस सब्सिडी भी दें। फिर वो कहते हैं कि आप जो सर्कुलर डेब्ट हुआ है पहले, जो पिछली नाअहल लोगों ने किया है, वो भी जी, आप दें। ये कैसे हो सकता है? ये किस तरह हो सकता है? आप मुझे ये बताएं। ये वजीर आजम ने आप ये लोगों को सब कहा है? चीजें कैसे हो सकती? ये वजीर आजम ने आपको कहा है? क्या? सॉरी, ये वजीर आजम से मुलाकात में मकालमा हुआ है आपका, वजीर आजम का आप लोगों से वजीर आजम को हमने सब चीज बताई है, प्रेजेंटेशन में सारी बातें की हैं। जो उसके मैं आपसे बात कर रहा हूँ सब बातें की हैं। तो इसके बावजूद भी अगर वफाकी वजीर बराए जब तो पेट्रोलियम उन्होंने आपके कहा कि मसाइल का आप मदावा समझो नहीं उनकी बात, करते, ये क्या तो कह रहे अगला हैं? स्टेप आप लोगों का क्या होगा? देखिए, इंडस्ट्री बंद होनी शुरू हो गई है, गैस का कंजम्पशन कम हो गया है और लोग परेशान हैं। और मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के अंदर जब इंडस्ट्री बंद होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट का समंदर छूटेगा, समंदर आएगा। जी, और इतनी लेबर अनएम्प्लॉयमेंट होगी, आज से शुरू हो गया, अभी कई दिनों से लोगों ने डाउन साइजिंग शुरू कर दी है। फिर अल्लाह ताला रहम करे, इस मुल्क पे लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन खराब हो जाएगी और हालात खराब होते जाएंगे। लेटर का मैं अगर बर वक्त जवाब नहीं आपको आता हमारी आपको, फैक्ट्री अगर के एक वफाकी आदमी का वजीर किस्सा बराए सुनाऊं। पेट्रोलियम मोहम्मद अली देखिए, आपसे रब्ता आपको नहीं मैं एक करते, अपनी फैक्ट्री के आदमी का, तो फिर आप लोग क्या नहीं, आप करेंगे? हमजा भाई मेरी बात सुन। हमारी फैक्ट्री का एक आदमी मुझे कह रहा था, 2 दिन पहले आया मेरे पास बेचारा, उसकी मोटरसाइकिल छिन गई। उसने बोला मैं फैक्ट्री से निकला हूँ 8:30-9 बजे, आजकल 7:30 बजे ईशा हो जाती है। जी, उसके रास्ते के अंदर उसका वॉलेट छीना, घड़ी छीनी, थोड़ा आगे गया तो मोटरसाइकिल और हेलमेट भी ले लिया उससे। वो बेचारा घर पहुंचा खैरियत से, मेरे आगे आगे रोने लगा कि साहब मैं कैसे काम करूं। मैंने बोला अल्लाह रहम करे, मुझे तो डर लग रहा है कि जो कपड़े पहन के और जूते पहन के आप घर पहुंचे हो, ये हालात हो जाएंगे, जूते और कपड़े भी उतार लेंगे बिल्कुल लोग। अमनो अमान की जब सूरत हालात हाल तो इतने खराब खराब है होंगे इकोनॉमी के, तो क्या बेरोजगारी की होगा? वजह से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बेरोजगारी की वजह से। अच्छा ये बताएं, अगर बर वक्त जवाब नहीं आता, लेटर का जवाब नहीं आता, मिनिस्ट्री आपसे रब्ता नहीं करती, तो क्या करेंगे? आप लोगों का फाइनल स्टेप क्या होगा? देखें, हम इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं और हमने सोच लिया है कि बंद कर देंगे। और सब लोग जो हाथ में कमेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो झूठे और बेईमान नहीं होते। मेजोरिटी इंडस्ट्रियलिस्ट 99% अपना कमिटमेंट पूरा करते हैं जी, और वही एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, वही टैक्स दे रहे हैं, वही फॉरेन एक्सचेंज कमा के दे रहे हैं। हमने सोचा है कि हम अपनी पाइपलाइन में जो बिजनेस है उसको कंप्लीट करें, समेटें और हम अपनी इंडस्ट्रीज को ऑफ कर दें और लोगों को निकालें और बंद करें और घर बैठ जाएं, और कोई तरीका नहीं है। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन तबाही के दाने पर है, गैस प्राइसेस और इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं कि एक्सपोर्ट करना और लोकलाइजेशन को बढ़ाना नामुमकिन हो गया है। प्राइम मिनिस्टर से रब्ता किया है, मिनिस्ट्री को हिदायत दी है, उसके बावजूद भी मसाइल का मदावा नहीं हो रहा है। सिंध और बलूचिस्तान के सनतकार इंतहाई परेशान है। अगर मसाइल का मदावा बर वक्त नहीं होता, जंगी बुनियादों पर जो ओगरा के रेट्स दिए गए हैं उन पर अमल दरामद नहीं होता, तो यकीनन इंडस्ट्रियल सेक्टर मुकम्मल तौर पे बंद हो सकता है। सिंध और बलूचिस्तान में बेरोज़गारी की शरह में मज़ीद इजाफा हो सकता है। अलार्मिंग सिचुएशन है, इंदिया दे दिया है जावेद बलवानी ने। सिंध और बलूचिस्तान के सनतकार सरापा एहतजाज हैं और अपील भी कर रहे हैं वज़ीर आज़म से। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में सिंध और बलूचिस्तान के सनतकारों को किस तरीके से रिलीफ मिलता है, क्या उनकी सुनवाई होती है, क्या उनके मसाइल का मदावा होता है। क्योंकि अगर सिंध और बलूचिस्तान की इंडस्ट्री बंद होती है तो उससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पर बहुत मनफी असर मुरतब होगा। इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ना वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद यूनुस बशीर, साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मारूफ सनतकार भी हैं। यूनुस साहब, सनतकारों के मसाइल दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, खुसूसी तौर पर सिंध और बलूचिस्तान के सनतकार इंतहाई परेशान हैं। सिंध और बलूचिस्तान के सनतकार अगर सनतें बंद कर देते हैं तो आप क्या देखते हैं कि हम तो एक्सपोर्ट टारगेट भी अचीव नहीं कर पाएंगे? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे
मौका दिया कहने पे। देखिए जी, मैं आपको बताऊं, इस वक्त कि अभी भी मैं अपनी फैक्ट्री में बैठा हुआ हूँ। मेरी फैक्ट्री बंद है, बिल्कुल टोटली बंद है, बिकॉज सैटरडे संडे गैस हमें नहीं मिलती है। तो हफ्ते में 5 दिन मिलती है, मतलब महीने के 20 दिन। आज कोई भी इंडस्ट्री 20 दिन में वायबल नहीं होती, वैसे हमारा तो भी नहीं थी। अब जो गैस का टैरिफ हो गया है और जो रेट कहा जा रहा है और लिया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें छोटी इंडस्ट्री खासकर और दरमियाना दर्जे की, वो तो बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकती और बंद हो जाएगी। मैं अपना बता दे खुद अपना मैं बताऊं, ईमानदारी वाली बात ये है जी कि मेरी अपनी फैक्ट्री पिछले 2 महीने से पूरी कैपेसिटी पे नहीं चल रही। कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो गए हैं और कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो गए हैं? जी, आपकी फैक्ट्री जो पूरी तरीके से नहीं चल पा रही, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट आपकी फैक्ट्री की कितनी जनरेट हुई है? फिर इसी तरीके से हम अंदाज़ा लगा सकेंगे कि अगर जितनी फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो कितना बढ़ रहा है? देखिए, मैं सच्ची बात तो आपको बता रहा हूँ, एक बात ईमानदारी वाली बात है कि मैंने अभी अपनी फैक्ट्री से डिसाइजिंग नहीं की है। मुझसे ये जो अब तक मैं इसको उठा सक रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उठाऊँ इसको। आज के जो हालात हैं, जी क्योंकि बहुत सी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, बेरोजगारी बहुत फैल चुकी है। ये आपका सारा जो हालात खराब, लॉ एंड ऑर्डर जो मसला हो रहा है, वजह क्या है? बेरोजगारी है। सफेद पोश आदमी किसी पे मांग नहीं सकता। आज हम इतने परेशान हैं, तो आप बताएं गरीब आदमी हल क्या है? इसका हल क्या है? देखिए जी, असल हल ये है कि इसका हमें जो हमारी ज़रूरत है, हमारी इंडस्ट्री है, जो हम प्रोडक्शन करते हैं, वो हमारे इंटरनेशनल जो डिमांड, जो रेट चल रहे हैं, उसको हम रेट दे सके, उसमें हम माल बेच सकें। हम जो गैस के रेट टैरिफ बढ़े नहीं थे, उससे पहले हमारा आप देख लें पूरा साल का हमारा एक्सपोर्ट डाउन हो रहा है, रेगुलरली डाउन हो रहा है। तो आप मुझे एक बात बताएं कि जो गैस के 3 टाइम्स प्राइस हो गई है जी 3 गुना प्राइस में, आपकी कॉस्ट में कैसे वाले में आएगा? अच्छा देखें और यूनुस फिर दूसरी बात ये, यूनुस साहब, मैं सिंपल आपको सी एक बताऊं, बात है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक अपेक्स बॉडी है, फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपेक्स बॉडी है। ये दोनों बॉडीज़ अपने पास ऐसे मसाइल जमा करती हैं, लेकिन उसका मदावा करने में ये लोग भी नाकाम हैं। ये लोग अगर चाहें तो हुकूमत के साथ बैठें, अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, मुसविदा पेश करें, कोई पॉलिसी पेश करें, ताकि आप लोगों के मसाइल हल हो सके। ये लोग अपना काम क्यों नहीं कर रहे? देखिए जी, मैं बताऊं एक बात, कोशिश कर रहे हैं सब लोग, बट असल बात ये है कि हम में बिजनेस कम्युनिटी में भी आपस में जो है ना, वो एक दूसरे के जो है ना ख्यालात मुख्तलिफ हैं, दरारें पड़ी हुई हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं। हर आदमी अपने आप को लीडर बनना चाहता है जी उसमें बाद लोग कुछ अलग बात करते हैं, कुछ अलग बात करते हैं, कुछ खुशामद करके जाके वो करते हैं, तो मामला जो है ना वो खराब हो रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब कहाँ से हो रहा है मामला? फेडरेशन से हो रहा है, एप्टमा से हो रहा है, चैम्बर से हो रहा है, एसोसिएशन से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? देखिए जी, ये पता नहीं चल सकता आपको कहाँ से मामला खराब हो रहा है। मैं अगर कर रहा हूँ तो मैं किसके ऑन बिहाफ कर रहा हूँ, आपको नहीं पता चलेगा, या मैं कर रहा हूँ या आपको नहीं पता चलेगा। फिर भी एक अंदाजा तो होता है ना, तजुर्बा तो है, एक अंदाजा तो होता है। देखिए जी, इस बहस में मेरे ख्याल हम ना जाए कौन कर रहा है क्या रहा है। बात ये है कि मेरी तो ये है कि ये काम हो जाए। अगर नहीं हुआ, मैं तो देखिए एज ए फॉर्मर प्रेसिडेंट कराची चैम्बर, एज ए फॉर्मर चेयरमैन साइट, मैं जो हालात देख रहा हूँ कारोबार के, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ना कर अल्लाह, बट नया साल जो है ना, नया साल शायद मेरी फैक्ट्री पूरी 100% बंद हो। और कितनी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी आपकी फैक्ट्री बंद होने से? मेरी फैक्ट्री मैं चला नहीं सकूंगा। अनएम्प्लॉयमेंट कितनी हो जाएगी आपकी फैक्ट्री बंद होने से? एक अंदाजे के मुताबिक कितनी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी अगर आप फैक्ट्री बंद कर देते हैं तो? ठीक है, हर जगह से मैं आपको बताऊँ बात, ये फैक्ट्रियाँ जो एम्प्लॉय की, ये साइट पे जो है ना, ये तकरीबन लाखों में मजदूर हैं, और अभी भी मैं आपको बताऊँ बेहिसाब फैक्ट्री ऐसी है, तकरीबन 40-50% फैक्ट्री ऐसी है, डिसाइडिंग हो चुकी है। देखिए यूनुस साहब, हम लोग IMF के प्लान में हैं। हुकूमत सस्ती गैस तो आप लोगों को नहीं दे सकती, ना सनतों को दे सकती है, ना कमर्शियल सेक्टर को दे सकती है, ना डोमेस्टिक सेक्टर को दे सकती है, ना बिजली दे सकती है। तो फिर आप लोग अल्टरनेट पे क्यों नहीं जाते? आप सिंथेटिक नेचुरल गैस, सोलर पैनल क्यों नहीं जाते आप लोग? आप मुझे बताएं कि जो हमारा बॉयलर है वो जो गैस से चलता है, उसका ऑल्टरनेट हमारे पास क्या है? SNG, सिंथेटिक नेचुरल गैस, LPG की जो एयर मिक्सिंग है गैस, वो इसका एक अल्टरनेट सोल्यूशन है। फिर सोलर पैनल अल्टरनेट सोल्यूशन है। बात इस वक्त मैं ये नहीं कह रहा कि गैस मुझे नहीं मिल रही है, बात वही है ना,
रेट की के बारे में नहीं आ रही है। मसला ये है मैं हुकूमत की मुश्किलात, IMF से कमिटमेंट, सब्सिडियां, ये सारी मैं इनकी मानता हूँ खत्म करने की बात। मैं आई टोटली एग्री, हर चीज से मानता हूँ। सोलर पे तो जा सकते हैं, कुछ तो रिलीफ मिलेगा आप लोगों को। नहीं, मेरी बात से बच जा। मेरी जैसे बॉयलर की गैस है वो दुगने से ज्यादा हो गई, 2.5 गुना हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताए कि अगर किसी आदमी का 1 करोड़ रुपए का बिल है गैस का, वो 2.5 और 3 करोड़ रुपए के करीब हो जाएगा बिल, वो कैसे ये कॉस्ट तो करेगा? सोल्यूशन क्या है? अच्छा, सोल्यूशन क्या है? अल्टरनेट सोल्यूशन नहीं है? हुकूमत सस्ती गैस और सस्ती बिजली नहीं दे सकती, IMF के प्लान में है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया है, सनतें बंद हो रही है। सोल्यूशन आप लोगों की नजर में क्या है? आप लोग क्या समझते हैं? देखो, अगर मिसाल के तौर पे हुकूमत आपको कह देती है कि हम IMF के प्लान में सस्ती गैस बिजली नहीं दे सकते, आप लोग अल्टरनेट सोल्यूशन पे नहीं जा सकते क्योंकि कॉस्टिंग बढ़ जाती है, सोल्यूशन क्या है? इंडस्ट्रीज बंद करने का एक बात सोल्यूशन है, यहाँ पे फ्लाइंग कैपिटल का सोल्यूशन है, सोल्यूशन क्या है? मैं आपको बात बताऊं, देखिए IMF से कमिटमेंट सारी बात, गवर्नमेंट सारी बात सही है। अभी तो मजीद बिजली गैस महंगी हो जाएगी आइंदा दिनों में। मैं सिर्फ इतना ये कहता हूँ, मैंने ये तो नहीं कह रहा कि मैं ये गैस टैरिफ बढ़ गया तो मैं इसकी वजह से फैक्ट्री बंद कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो कॉस्ट वेरिएबल हो रही है उसमें मैं माल नहीं बेच पा रहा। आपके नफे में नुकसान है या आपकी जेब का नुकसान है? जी, आपके नफे में नुकसान हो रहा है या जेब का नुकसान हो रहा है? मेरे भाईजान, यहाँ अगर खुदा की कसम नुकसान थोड़ा बहुत जेब से भी होता हो तो मैं ये लेबर को संभाल के रखूं। नहीं, मैं आपकी बात नहीं, मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूं। अब देखें ना, इस वक्त मुल्क जिस दौराहे पे खड़ा हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस दौराहे पे खड़ी हुई है, हमारे पास रास्ता बहुत कम है, बहुत तंग रास्ता है। अब इस रास्ते से गुजरना है हमने, तो अब क्या मिल बांट के गुजरे या नाराज होकर गुजरे या एहतजाज करके गुजरे? नाराज की कोई वो चीज नहीं। मेरी बात सुने, मैं आपको बताऊं मेरी क्या आदमी की सोच है कि अगर इस रेट में जो कॉस्ट हमारी हो गई है उसमें अगर हमारे से कोई माल ले लेना तो हम फैक्ट्री चलाने के लिए तैयार हैं। कॉस्ट में भी 2-5% लॉस भी होता है, मैं तैयार हूँ, सब तैयार है चलाने के लिए। मसला कहाँ आ रहा है कि आपका फर्क इतना बढ़ गया है कि आप माल आपसे कोई देने के लिए तैयार नहीं है। आप फैक्ट्रियों में अपने माल कितना जमा करेंगे? यानी आप ये कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मुस्तकिल बढ़ रहा है, हम लोग एक्सपोर्ट के टारगेट और ऑर्डर्स मीट नहीं कर सकेंगे, इस वक्त जो टैरिफ है उसमें सनतें चलाना नामुमकिन है, अल्टरनेट सोल्यूशंस पे जाते हैं, उसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा है, हुकूमत से आप लोग हुकूमत की तरफ देखते हैं तो हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकती, इस पोजीशन पे हम लोग, यानी कोई हल ही नहीं है, कोई हल है ही नहीं। फिर इसका मतलब ये है सनतकारों के पास भी कोई हल नहीं है, हुकूमत के पास भी कोई हल नहीं है, तो भाई आवाम जाएगी तो जाएगी कहाँ? मुल्क की मैशत जाएगी तो जाएगी कहाँ? ऐसी मायूसी की बातें ना करे, अल्लाह खैर करेगा। ये पाकिस्तान जो है इस्लाम के नाम पे बना है, ये 24 करोड़ मुसलमानों का। प्रैक्टिकली मुझे ये बताएं कि सोल्यूशन क्या है? अभी तक तो देखिए मैं आपको बताऊं एक बात, अभी तक देखिए जब तक आपके पास कोई चीज लेने वाला नहीं होगा जी, आपका चैनल है, आपका चैनल मैनली चलता है कि इस पे आपकी एड पे चलता है ना, उसी पे लोगों का आपके अच्छे खर्चे निकलते हैं, उसी पे आपको तनख्वाहें मिलती हैं। अगर आपके चैनल पे आपको कोई भी ऐड ना दे, आप मुझे बताए कितने दिन तक आपका चैनल नहीं, कोई अगर ऐड ना भी दे तब भी चैनल चल जाते हैं। अच्छा जी, बताएं, फिर मुझे आइडिया नहीं है। मेरा मैं तो एक बात जानता हूँ कि मेरा पास अगर कोई माल, अगर मुझे 1 रुपया कॉस्ट है और मैं 1 रुपए में भी उसको माल को नहीं बेच पा रहा, 95 पैसे में माल को नहीं बेच पा रहा, तो मैं कैसे चला सकता हूँ फैक्ट्री? मुझे बताओ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, टैरिफ की वजह से। और मैं इसमें ये भी नहीं कहता कि इसमें कोई ज्यादती हुई है गवर्नमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट वो नहीं करी है। वजीर आजम खुद इस मामले में इन्वॉल्व हुए, उन्होंने जो है ना बिल्कुल मतलब आप नहीं समझते कि सोलर पैनल पे अगर हम चले जाएं तो सनतकारों के किसी हद तक मसाइल हल हो सकते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स डिक्रीज हो सकती हैं? आप ये नहीं समझते कि अब तक सनतकारों को सोलर पैनल अपना लेने चाहिए थे, अपनी फैक्ट्रीज में लगा लेने चाहिए थे, ताकि थोड़ा बहुत तो रिलीफ मिल जाता आप लोगों को? मैं आपको एक अर्ज करूँ जी, अगर ये सारे सोलर पे चले जाते हैं ना तो आपकी जो बिजली जो हमें मिलती है कराची को कई देते हैं, बाकी वापडा और देते हैं सारे जी, ये आपकी बिजली 40-45 रुपए यूनिट जो है ना, ये जो है ना ये 50-60 रुपए की चली जाएगी। वो क्यों? कि हमारे जो पिछले हुकूमतों ने जो मुआहदे किए हुए हैं बिजली वाले से कैपेसिटी पर उस पर किए हुए हैं, हमें तो वो बिजली गवर्नमेंट ले कि ना ले, गवर्नमेंट तो कैपेसिटी है बिल्कुल उनको पेमेंट कर रही है। ये मसला भी एक बहुत बड़ा है। बिल्कुल फर्टिलाइजर सेक्टर को क्रॉस सब्सिडी दी जा रही है और आप लोगों से क्रॉस सब्सिडी ली जा रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुझे इतना बता दें, यानी कोई हल नहीं है। आखिर में मुझे ये बता दें, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इंडस्ट्रीज को बंद करने के अलावा कोई हल नहीं है बशीर साहब? देखिए जी मेरी बात से हम तो दुआ कर रहे हैं, हमारा कोई इरादा नहीं है
कोई इरादा नहीं बंद करने का। ये और खुद ब खुद बंद हो इरादा रही भी है। नहीं है और हल भी कोई नहीं बंद है, नहीं कर रहा। देखिए हम नहीं बंद करें, ये खुद ब खुद बंदी की तरफ जा खुद रही ब है। खुद बंद हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया बशीर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सनतकारों के पास कोई हल भी नहीं है, सनतकारों के मसाइल भी जू के तू हैं। अब बात ये वही आ जाती है पॉलिसी। हुकूमत ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, सनतकारों ने भी अपने लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। देखिए कसूरवार सनतकार भी है। अगर सनतकार एक पॉलिसी बना लेते और हुकूमत के पास चले जाते कि हमने ये पॉलिसी बनाई है, इसको इम्प्लीमेंट करें, कराची चैम्बर, फेडरेशन चैम्बर, एसोसिएशन, पाकिस्तान भर के सनतकार अगर एक पेज पे जमा हो जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। एक पेज पे जमा नहीं होते। एप्टमा वालों की अलग डायरेक्शन है, कराची चैम्बर की अलग डायरेक्शन है, फेडरेशन चैम्बर की अलग डायरेक्शन है, एसोसिएशंस की अपनी अलग अलग डायरेक्शन है, सिंध बलूचिस्तान के सनतकारों के अलग मसाइल हैं, पंजाब और KBK के सनतकारों के अलग मसाइल हैं। तो जब मसाइल सबके अलग अलग हैं और सब एक पेज पे जमा नहीं हो रहे, तो फिर तो ये तो मामला रहेंगे। लेटर्स भी लिखे जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी, सरापा एहतजाज भी होंगे, बैनर्स भी लगाएंगे, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मसाइल हल नहीं होंगे, क्योंकि सनतकारों के अंदर यकजहती नहीं है। आज अगर सनतें नहीं चल रही सिंध और बलूचिस्तान की, और उसकी वजह गैस और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हैं, तो उनको चाहिए था कि अल्टरनेट सोल्यूशंस की तरफ जाते। सिंथेटिक नेचुरल गैस का अल्टरनेट सोल्यूशन है, उसको अपनाते या उसको अपनाने के लिए कोई पॉलिसी बनाते। इसके अलावा जैसे RLNG है, इसके ऊपर लोग चले गए हैं, उस तर्ज के ऊपर कोई पॉलिसी बनाते, सोलर पैनल को लेकर आते, कुछ पॉलिसीज़ बनाते। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की, उसके बावजूद भी कोई हल ना निकला, तो इसका मतलब क्या लिया जाए? ऑब्वियसली इसका मतलब यही है कि हुकूमत IMF के प्लान में है, रिलीफ नहीं दे सकती, गैस सस्ती नहीं हो सकती। IMF ने तो मजीद डिमांड्स करती हैं कि गैस इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाएं, कॉर्पोरेट सेक्टर पे मजीद टैक्सेस लगाएं, इंडस्ट्रियलाइजेशन लोकलाइजेशन को बढ़ाने के लिए आप लोगों ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की हैसियत है कि लोकलाइजेशन को बढ़ाए, उसने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। आप लोगों ने आज तक इम्पोर्ट को कम करने के लिए और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कोई इंप्रेसिव पॉलिसी नहीं बनाई। तो ऐसे मसाइल तो अब आएंगे और आइंदा आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेंगे। लेकिन बहरहाल हुकूमत कोशिश कर रही है, वफाकी वज़ीर सरहद और तजारत भी कोशिश कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को $100 अरब ले जाने का दावा तो वो कर बैठे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बिजली और गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में मजीद इजाफा होगा। लेकिन बहरहाल अब देखना यह है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे चलती है। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के नंबर माइनस में चले गए, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के नंबर माइनस में चले गए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ब्रेन ड्रेन का सिलसिला जारी है। सिंध बलूचिस्तान के सनतकार वज़ीर-ए-आज़म की तरफ देख रहे हैं, इस वक्त पेट्रोलियम मिनिस्टर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं जो तशवीशनाक है। हुकूमत को चाहिए कि इन पॉइंट्स को, इन मसाइल को, इन प्रॉब्लम्स को, इन कंपल्शंस को ख़त्म करने के लिए फौरी तौर पर मैदान में आए, ताकि एतमाद बहाल हो। अगर लोकल इन्वेस्टर बेहतर सतह पे काम नहीं कर सकेगा, तो बैरूनी सरमायाकार भी इस मुल्क में नहीं आ सकेगा। यह अलार्मिंग सिचुएशन है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।